अपनी नजरें अगर हम इतिहास के पन्नों पर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि भारतीय भूमि ने अब तक कई युद्ध देखे। इनमें से कुछ युद्ध बाहरी आक्रांताओं को खदेड़ने के लिए लड़े गए, कुछ साम्राज्य विस्तार के लिए, तो कुछ मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े गए। लेकिन इनमें से एक युद्ध ऐसा था जो अपनी आन बान शान और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो चलिए आपको हम 16वीं सदी में लेकर चलते हैं, जब भारत की सरजमीन पर कई राजाओं और रियासतों का वर्चस्व हुआ करता था। इन्हीं में से मेवाड़ एक प्रमुख रियासत हुआ करती थी। मैप में इसकी पोजीशन की बात करें तो ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित था। आज के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर और झालावाड़ जैसे राजस्थान के जिले, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर और गुजरात के कुछ अंश मेवाड़ के हिस्से आते थे। मेवाड़ के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी रजवाड़े से उस योद्धा का संबंध था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता की अपनी एक अनोखी कहानी गढ़ी थी। धरती जागी, आकाश जागा, वो जागा तो मेवाड़ जागा। ये लाइंस उस शख्स को इंगित कर रही हैं जिन्होंने अपनी आन बान शान के रखवाली के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, यानी कि महाराणा प्रताप की। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहां और किन वजहों से लड़ा गया था, इन सभी सवालों के जवाब तलाशने से पहले हम महाराणा प्रताप की एक छोटी सी जीवनी को देख लेते हैं। अर्ली लाइफ ऑफ महाराणा प्रताप। बात दरअसल 9 मई 1540 की है, जब मेवाड़ के राजा उदय सिंह और जयवंता बाई के घर कीका का जन्म हुआ था। कीका उदय सिंह का सबसे बड़ा बेटा था। अब आप यहां सोच रहे होंगे कि आखिर ये कीका कौन है, तो हम आपको बताते चलें कि महाराणा प्रताप को ही बचपन में कीका कहकर बुलाया जाता था। दरअसल महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता था। भील समुदाय के बच्चों के साथ ही वे खेले कूदे, बड़े हुए और युद्ध कला सीखी। भील समुदाय के लोग अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते थे, इसलिए भील महाराणा प्रताप को भी कीका नाम से ही बुलाते थे। तब दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़ में ये शब्द बेहद चलन में था। स्थानीय भाषा में आज भी ये शब्द छोटे बच्चे का सूचक है। कीका धीरे धीरे बड़े होने लगे और बड़े होकर महाराणा प्रताप के रूप में जाने लगे। समय आया मेवाड़ की गद्दी संभालने का। राजा उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी धीर बाई के बेटे कुंवर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन कई लोगों की असहमति के बाद प्रताप को गद्दी सौंपी गई। इस असहमति का कारण कौशल और पराक्रम को बताया गया। महाराणा प्रताप के कौशल को देखते हुए अधिकतर लोग जगमाल के बरबक्स उन्हें गद्दी के ज्यादा योग्य समझते थे। लिहाजा 28 फरवरी 1572 का वो दिन था जब 32 साल की आयु में महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ। दोस्तों, ये वो दौर था जब भारत में मुगलिया प्रभाव बढ़ रहा था। तब सम्राट अकबर के हाथों में मुगल सल्तनत की बागडोर थी। अकबर ने तब तक देश के कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था और जिन रियासतों और इलाकों को वो कब्जा नहीं पाए, उन्हें पाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ऐसे में अब हमें मेवाड़ की तरफ बढ़ते मुगलिया कदमों के कारण और उसके प्रभाव को भी देख लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पहलू की तरफ, मेवाड़ वर्सेस मुगल्स। मेवाड़ ही एक ऐसी रियासत थी जिसको अकबर अपने अधीन नहीं कर पाए थे। गौरतलब है कि चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा और रायला आदि जैसे मेवाड़ से सटे इलाके मुगलिया हाथों में जाने लगे थे। मेवाड़ को भी अपने कब्जे में लेने की अकबर की लालसा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब यहां मन में यह सवाल कौंधता है कि आखिर मेवाड़ में ऐसी क्या खासियत थी जिसकी वजह से अकबर किसी भी हाल में मेवाड़ को अपने हिस्से में शामिल करना चाहते थे। इसकी 2 प्रमुख वजहें रही। पहली, अकबर की साम्राज्यवादी नीति। इसके तहत अकबर अपने साम्राज्य और सेना को मजबूत करने के लिए राजपूत राज्यों को मुगल नियंत्रण में लाना चाहते थे। इसके लिए अकबर ने कई हथकंडे अपनाए। कुछ राज्यों को संधि के जरिए अपने साम्राज्य में मिलाया, कुछ ने खुद ही अकबर की संप्रभुता स्वीकारी, तो कुछ राज्यों के साथ
अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाए। दूसरी वजह है अकबर के लिए मेवाड़ की रणनीतिक महत्ता। दरअसल दिल्ली और आगरा से गुजरात के बंदरगाहों तक और मालवा से दक्कन तक के लिए ट्रेड, कॉमर्स और मिलिट्री कैंपेन रूट्स मेवाड़ के रास्ते ही होकर गुजरते थे। ऐसे में अकबर का पूरा जोर था कि वो मेवाड़ को अपने हिस्से में ले आए ताकि व्यापार आदि में किसी भी तरह की रुकावट न आए। अकबर युद्ध के जरिए मेवाड़ को अपना नहीं बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि शांति से बिना किसी जोर जबरदस्ती के मेवाड़ उनकी संप्रभुता स्वीकार ले। इसके लिए अकबर ने कई दफा महाराणा प्रताप के पास संधि प्रस्ताव भेजे ताकि महाराणा प्रताप स्वेच्छा से अपनी अधीनता स्वीकार कर ले। 1572 से लेकर 1576 के बीच जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल के नेतृत्व में उन्होंने 4 शिष्टमंडल महाराणा प्रताप के पास भेजे। इन शिष्टमंडलों को भेजने के पीछे का अकबर का मकसद समझौतों की आड़ में मेवाड़ को मुगल सल्तनत के अधीन लाना था। लेकिन महाराणा प्रताप को यह सब कहाँ मंजूर था। वो अपनी आन बान शान यानी मेवाड़ को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। फिर क्या था, वे अकबर के हर एक प्रयास पर पानी फेरते रहे। अकबर के साथ किसी भी संधि में रुचि नहीं दिखाई। लेकिन सीमावर्ती इलाकों के मुगल साम्राज्य में शामिल होने से मेवाड़ की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति धीरे धीरे चरमराने लगी थी। महाराणा प्रताप से जुड़े कई लोग अकबर से जा मिले। सत्ता छिन जाने के विरोध में महाराणा प्रताप के भाई जगमाल भी अकबर के खेमे में चले गए। इन सब का फायदा उठाते हुए अकबर ने प्रताप के सामने 2 विकल्प छोड़े। पहला तो ये कि वो अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लें और अपना जीवन खुशी खुशी बिताएं। दूसरा ये कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व चुने। दूसरे विकल्प को चुनने में कठिनाइयां अपार थी, लेकिन महाराणा प्रताप को किसी की अधीनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं थी। लिहाजा उन्होंने दूसरे विकल्प संघर्ष को चुना और इन सब का परिणाम था हल्दी घाटी की लड़ाई। लिहाजा ऐसे में हमें यह देखना होगा कि आखिर ये युद्ध किस प्रकार लड़ा गया, मुगल और प्रताप की सेना की क्या कुछ स्थिति थी आदि आदि। तो आइए बढ़ते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की तरफ। द बिगिनिंग ऑफ बैटल। गौरतलब है कि अकबर के तमाम प्रयासों के बावजूद प्रताप ने अकबर की अधीनता को नहीं स्वीकारा। लिहाजा अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण के आदेश दे दिए थे। राजस्थान के राजसमंद जिले में एक कस्बाई गांव है खमनोर। इस गांव के पास एक मैदान में मुगल सेना का प्रताप के साथ युद्ध हुआ। ये युद्ध एक संकरे पहाड़ी दर्रे से खमनोर के मैदान में बनास नदी तक लड़ा गया था। खमनोर से बलीचा गांव तक 6 किलोमीटर में फैला ये रणक्षेत्र हल्दी घाटी के नाम से जाना पहचाना गया। आपको बता दें कि यहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी के जैसा पीला होने की वजह से इस घाटी का नाम हल्दी घाटी पड़ा है। दोस्तों, अब यहाँ सवाल है कि आखिर इस युद्ध में कौन कौन शामिल हुए थे। तो आइए इसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। महाराणा प्रताप ने अपने घुड़सवार सैनिकों और भील समुदाय के धनुर्धरों को युद्ध के मैदान में उतारा था। इसमें प्रताप के हरावल का नेतृत्व अफगान के हकीम खान सूरी ने संभाला था। अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि आखिर ये हरावल क्या होता है। तो आपको बताते चलें कि सेना के सबसे आगे वाले दस्ते अथवा टुकड़ी को हरावल कहा जाता है। वहीं मान सिंह कछवाहा मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा प्रताप की सेना में भील नेता राणा पूंजा भील के अलावा भामा शाह और उनके भाई ताराचंद, ग्वालियर के राजा राम शाह तोमर और उनके बेटे रामदास बदनौर, भीम सिंह डोरिया, झालामान सिंह, झाला बीदा, बच्छावत और जयमल मेहता आदि जैसे योद्धा शामिल थे। वहीं जगन्नाथ कछवाहा, माधो सिंह कछवाहा, सैयद हाशिम, राणा प्रताप के भाई जगमाल, शक्ति सिंह और सगर, बहलोल खान आदि मुगल सेना में शामिल थे। बदायूनी इस युद्ध में मुगल सेना की तरफ से लड़ रहे थे। आगे जाकर मुंतखब उत तवारीख में बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया था। इस युद्ध में हाथियों और घोड़ों को भी उतारा गया था। महाराणा प्रताप के प्रतापी घोड़े का नाम था चेतक। ये वही घोड़ा था जिसने अपने मालिक को बचाने के लिए खुद के प्राण न्यौछावर कर दिए थे।
दूसरी तरफ हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना और अकबर के हाथी का नाम हवाई था। गजमुक्ता, गजराज और रनमदार कुछ अन्य हाथी थे। ये तो रही दोनों सेनाओं की बात। अब बढ़ते हैं युद्ध वाले दिन की तरफ। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब दोनों सेनाएं आमने सामने आई। 18 जून 1576 की सुबह युद्ध का बिगुल बजा था। महाराणा प्रताप के पहले ही वार में काफी जोर था। कई मुगल सैनिक भाग खड़े हुए। स्वयं बदायूं ने भी मौका देखकर फरार हो गए। स्थिति को देखते हुए मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मेहत्तर खां ने यह अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर युद्ध में आ रहे हैं। फिर क्या था, अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना में थोड़ी हिम्मत बंधी। इसके बाद दोनों सेनाएं बनास नदी के किनारे रक्तताल के मैदान में भिड़ी। इस युद्ध का भी वही नतीजा निकला। मुगल सेना फिर से बिखर गई। मानसिंह ने जैसे तैसे अपनी सेना को इकट्ठा किया। फिर दोनों सेनाएं हाथी युद्ध में भिड़ी। इसे हाथी युद्ध इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें हाथियों के दस्ते को भी युद्ध में उतारा गया था। मुगल सेना की तरफ से तीरों और गोलों की बौछार होने लगी। प्रताप के खेमे में निराशा छाने लगी। तब महाराणा ने अपने 2 हाथियों लूना और रामप्रसाद को युद्ध में उतारा। प्रताप की सेना में खांडेराव और चक्रवात जैसे हाथी भी थे। मुगल सेना की तरफ से गजमुक्ता, गजराज और रनमदार जैसे हाथी उतारे गए। दोनों खेमे के हाथियों में खूनी संघर्ष हुआ। महाराणा प्रताप की सेना के हाथी कमतर साबित हुए। लूना और रामप्रसाद को मुगल सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। मानसिंह को मारकर युद्ध में वापसी करने की महाराणा प्रताप की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। महाराणा प्रताप अपने साथियों रामशाह, ताराचंद, राणा पूंजा, हकीम सूर के साथ दुश्मन के खेमे को चीरते हुए मानसिंह के हाथी तक पहुंचे। मानसिंह अपने हाथी मर्दाना पर बैठे थे, जबकि प्रताप अपने घोड़े चेतक पर। चेतक ने मानसिंह के हाथी पर अपना पैर रखा और प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह पर वार किया, पर यह वार सफल नहीं हुआ। मानसिंह बच निकले, लेकिन इन सब में चेतक का एक पैर जख्मी हो गया था। अब महाराणा की हार तय नजर आने लगी थी। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर प्रताप की सेना के एक योद्धा झाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया। यह खास मुकुट था। इसमें राजसी छतरी लगी हुई थी। इस मुकुट से महाराणा आसानी से पहचान में आ जाते थे। झाला बीदा के इस मुकुट को पहनने से मुगल सैनिक महाराणा की बजाय उन्हें निशाना बनाने लगे। महाराणा को समझा बुझाकर जंग के मैदान से दूर भेजा गया और बीदा प्रताप की जान बचाते बचाते हल्दी घाटी में वीर गति को प्राप्त हुए। आखिरकार राणा को मैदान छोड़कर जाना पड़ा। वो अपने जख्मी घोड़े के साथ पहाड़ी की तरफ निकल लिए, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सके। चेतक जख्मी हो चुका था। अपने मालिक को सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। बलीचा नामक जगह पर महाराणा प्रताप ने अपने इस प्यारे घोड़े का अंतिम संस्कार किया और उसे श्रद्धांजलि दी। बलीचा में आज भी चेतक की समाधि बनी हुई है। लेकिन यहां अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या था। तो आइए आपको ले चलते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम की तरफ। Who was the winner? गौरतलब है कि हल्दी घाटी के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल पाया था। इसकी वजह यह थी कि अकबर महाराणा प्रताप को जिंदा अथवा मुर्दा पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए थे। हालांकि उन्होंने मेवाड़ के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। गोगुंदा का किला, जो महाराणा प्रताप का बेस हुआ करता था, उस पर भी मुगल सेना ने कब्जा कर लिया था। लेकिन इस कहानी का यहीं पर अंत नहीं होता। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में चले जाते हैं और वहीं से अपने मिशन को अंजाम देने लगे थे। ये वही समय था जिसने एक काफी फेमस प्रसंग को जन्म दिया कि महाराणा ने जंगल में घास की रोटियां खाई थी। गोरिल्ला अथवा छापामार युद्ध के जरिए प्रताप ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को फिर से हासिल करने की दिशा में काम किया। देखते ही देखते उन्होंने चित्तौड़ और मंडलगढ़ को छोड़कर कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर जैसे शेष हिस्सों पर फिर से अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप के इस नए साम्राज्य की राजधानी चावंड बनी। ये तो रही पूरी बात हल्दी घाटी की लड़ाई के परिणाम की।
अब जानते हैं कि इसके बाद महाराणा प्रताप का क्या हुआ। दोस्तों, कहावत है कि उम्र की रफ्तार कभी लौटती नहीं और समय की रफ्तार कभी थमती नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस रफ्तार ने महाराणा प्रताप के जीवन को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो धीरे धीरे अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंच रहे थे। 19 फरवरी 1597 वो दिन था जब इस वीर योद्धा ने अपनी अंतिम सांसें ली। चावंड के पास ही बांडोली नामक जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। कंक्लूजन। दोस्तों, हल्दी घाटी की लड़ाई का बेशक कोई परिणाम ना निकला हो, लेकिन इस युद्ध में साहस और बहादुरी का शानदार उदाहरण पेश किया गया था। अपनी मातृभूमि को बचाने और अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए यह युद्ध आज भी हिम्मत, बलिदान और निष्ठा की प्रेरणा देता है। और इस प्रेरणा के प्रेरणा स्रोत रहे महाराणा प्रताप। इसी वजह से भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम बेहद ही अदब के साथ लिया जाता रहा है। वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए उनका नाम आज भी अमर है। महाराणा प्रताप की वीरता को कई विद्वानों ने अपनी किताबों में जगह दी। कर्नल टॉड लिखते हैं कि अरावली में ऐसी कोई घाटी नहीं जो प्रताप के वीर कार्यों से अछूती रही हो। कर्नल टॉड ने अपनी किताब में हल्दी घाटी को मेवाड़ की धर्मोपल्ली बताया। स्वयं अकबर भी प्रताप की वीरता का बखान करने से अछूते नहीं रहे थे। अकबर का कहना था कि भारत में जब भी कभी अकबर और महाराणा प्रताप का नाम लिया जाएगा तो महाराणा प्रताप का नाम मेरे से पहले पूरे अदब के साथ लिया जाएगा।